अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 4 बेहद डरावनी कहानियाँ। पहली कहानी हमें भेजी है प्रियंका नायक जी ने। आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आरव को ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी और उसके गांव जाने वाली आखिरी बस भी चली गई थी। इस बस के अलावा उसके गांव तक जाने के लिए और कोई सवारी नहीं थी। आरव अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शहर में नौकरी करता था। बस छूट जाने की वजह से आरव काफ़ी झिंझलाया हुआ था। वो पैदल ही सड़क पर चल पड़ा, इस उम्मीद पर कि शायद रास्ते में किसी बाइक या कार वाले से लिफ्ट मिल जाए। कुछ दूर तक तो सड़क पर लोग दिखाई दिए, मगर फिर सड़क एकदम सुनसान हो गई और वो सड़क पर अकेला ही चला जा रहा था। रात का अंधेरा और फिर आसपास की झाड़ियों से आती झिंगरों की आवाज़ माहौल को काफ़ी डरावना बना रही थी। वैसे तो आरव काफ़ी बहादुर इंसान था, मगर इस तरह का डरावना भयानक माहौल बहादुर इंसान को भी डरा देता है। अब तक उसे रास्ते में कोई लिफ्ट नहीं मिली थी और उसकी झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, हे भगवान, पता नहीं कोई लिफ्ट मिलेगी भी या नहीं, या ऐसे ही पैदल घर तक चलना पड़ेगा। तभी उसको अपने पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक औरत थी जो आरव के पीछे पीछे चली आ रही थी। आरव को हैरत हुई, अभी तक तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया था, फिर ये औरत अचानक से कहाँ से आ गई? क्या हुआ बाबू, इस सुनसान सड़क पर अकेले कहाँ चले जा रहे हैं? उस औरत ने आरव के करीब आकर पूछा। कुछ नहीं, बस अपने घर जा रहा हूँ, मेरी बस मिस हो गई है, आरव ने जवाब दिया। कौन से गांव जा रहे हो बाबू? उस औरत ने पूछा। मदनपुर, आरव ने कहा। अरे बाबू, हम भी पास के गांव के हैं, लकड़ी काटने जंगल आए थे, मगर देर हो गई। चलिए बाबूजी, हम आपको एक शॉर्टकट रास्ते से ले चलते हैं, जिससे आप गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। वो औरत बोली। अच्छा, तुम कौन सा शॉर्टकट रास्ता जानती हो? आरव ने पूछा। बाबूजी, हमारा तो रोज़ का काम है आना जाना, हम जानते हैं एक रास्ता। उस औरत ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे आरव की मदद करने का जुनून ही सवार था। अच्छा ठीक है, तो चलो फिर, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, आरव ने कहा। जी बाबू, चलिए, औरत बोली। अब आरव उसके साथ साथ जंगल के रास्ते चले जा रहा था। वो औरत उसको जंगल के अंधेरे में ऐसे लिए जा रही थी जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई ये रास्ता उसका जाना पहचाना है। काफ़ी देर चलने के बाद आरव बोला कि अभी तक हम इस जंगल के बाहर क्यों नहीं निकले? वो औरत बोली, बाबू बस थोड़ी दूर और चलने के बाद एक कच्चा रास्ता मिलेगा जो गांव की तरफ जाता है। आरव को थोड़ा शक होने लगा कि हो न हो ये कोई और ही बला है। वो औरत जब से उसके साथ थी, उसने अपना मुंह घूंघट में छुपाए हुए था। आरव ने उसको बोला कि तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? वो औरत बोली, बाबू, हमारे गांव की औरतें किसी पराये मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती। आरव का शक अब और बढ़ गया। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उस औरत के जिस्म में जैसे आग ही लगने लगी। वो चीखती हुई बोली कि इसे बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसके चेहरे से घूंघट भी हट गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था, बड़े बड़े दांत, सुर्ख लाल आंखें, वो कोई पिच्छल पैरी थी। उसका चेहरा देखकर आरव बहुत डर गया, मगर उसने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा और तेजी से भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसको एक बाइक वाला मिला।
उसने आरव से पूछा कि तुम जंगल की तरफ से ऐसे क्यों आ रहे हो। आरव ने पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने कहा कि वो एक पिछल पैरी है, वो ऐसे ही लोगों को अकेला देखकर अपना शिकार बनाती है। चलिए मैं आपको आपके गांव तक पहुंचा देता हूं। आरव उसके साथ बैठ गया और फिर उस आदमी ने उसको घर तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच प्रियंका, इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। बाकी की कहानियां मैंने इंटरनेट से ली हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी है एक पुरातत्व सर्वेक्षक की, जो बताते हैं कि कैसे उनका सामना एक चुड़ैल से हुआ था और उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया। प्रताप पुरातत्व विभाग में काम करते हैं और वो अपने काम को बहुत लगन से करते हैं। प्रताप की नौकरी पिछले साल ही लगी थी। प्रताप ने हमें इस कहानी के द्वारा ये बताया है कि किस तरह एक बार उनको एक भूतिया घटना का सामना करना पड़ा। मेरी अभी अभी पुरातत्व विभाग में जॉब लगी थी और मेरी पोस्टिंग मसूरी में थी, जहाँ मेरा काम पुरातत्व सर्वेक्षण का था। मुझे मेरे एक दोस्त अजय के साथ रहना और जानकारी संग्रहित करना था, जानकारी इकट्ठा करना था। जहाँ हमारा काम था रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पुरातत्व के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाना था। हमारे टेंट भी वहाँ लगा दिए गए थे और उस वक्त वहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी। इस ठंड में पूरी रात जागकर काम करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने और अजय ने मिलकर एक आइडिया लगाया, जिसमें हमने फैसला किया कि क्यों ना अपने काम को आधा आधा बांट लिया जाए। इसमें 9 से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता और बाकी का समय 6 बजे तक मैं उठकर सर्वेक्षण करता। इसमें हम दोनों एक एक करके सो भी लेते और जागकर रखवाली भी कर लेते। हम दोनों को ऐसा काम करने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम दोनों थोड़ा आराम भी कर लेते थे और हमारा काम भी हो जाता था। एक दिन अजय सर्वेक्षण के लिए बाहर गया और मैं फिर से टेंट के अंदर था, ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर 1 बजे के बाद मैं सर्वेक्षण के लिए आ सकूं। टेंट के पास बहुत अंधेरा था, वहाँ कोई लाइट का सोर्स भी नहीं था जहाँ से लाइट आ सके। मोबाइल नेटवर्क का तो ठिकाना तक नहीं था। अजय को 2 घंटे हो गए थे सर्वेक्षण करते करते। वो सर्वेक्षण कर ही रहा था कि उसने देखा टेंट के थोड़े से साइड में एक जगह है जो दीवारों से घिरी हुई थी। वहाँ पर चेक करने के लिए गया। उसने देखा कि वो पूरी सेमेट्री थी, सेमेट्री यानी शमशान घाट। फिर उसने देखा कि शमशान घाट के जस्ट बाहर कुछ हलचल हो रही है। फिर अजय वहाँ चेक करने चला गया। फिर अचानक अजय ने देखा कि सामने से कोई औरत आ रही है, जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद दिख रही थी। बस उसकी आंखें ही काली दिखाई दे रही थीं। वो औरत अभी थोड़ी दूर पर थी। अजय ने सोचा वो जैसे ही उसकी तरफ आएगी तो मैं उसे रोक कर पूछूंगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर जैसे ही वो औरत अजय के थोड़े साइड से होकर गुजरने लगी, वैसे ही अजय ने उसको आवाज़ लगाई। वो औरत अपना मुंह सीधा करके चल रही थी, पर जैसे ही अजय ने आवाज़ लगाई, वैसे ही औरत ने अजय की तरफ मुड़ कर देखा और जैसे ही उस औरत ने अजय की तरफ निगाहें घुमाई, अजय वहीं पर रुक गया। अजय को उस औरत का चेहरा पास आने पर बहुत ज़्यादा डरावना दिखने लगा था, जो कि दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो औरत उसे बस घूरे जा रही थी और अजय उसका चेहरा देखकर डर गया था। अजय पूरी कोशिश कर रहा था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और आवाज़ें लगाने की, पर मानो उसका पूरा मुंह बंद हो गया हो।
वो अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था आवाज़ लगाने की, पर ऐसा करने में वो असमर्थ था। उसका हाथ भी नहीं हिल रहा था, मानो सीमेंट से जाम कर दिया हो। पर वो अभी भी उस औरत को देख रहा था और वो औरत उसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद औरत ने वापस सीधा देखा और चलना शुरू कर दिया। जो शमशान घाट पूरे दीवारों से घिरा हुआ था, उसी दीवार के आर पार होकर वो चली गई। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई। जोरों से भागते हुए वो टेंट के अंदर गया और मुझको जगाया। मैंने उसकी डरी हुई आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ। अजय ने मुझे सारी बात बताई और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसी सफ़ेद देखने वाले भूत प्रेत की कहानी मैंने बहुत बार टीवी और कहानियों में सुना और देखा था, पर मैंने देखा कि अजय इतना डर चुका था कि वो डर से कांपने लगा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम टेंट के अंदर ही रहो और आराम करो, मैं बाहर जाकर सर्वेक्षण करता हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था अजय को अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना था कि क्या सच में ऐसा कुछ है। मैं उसी शमशान घाट के अंदर घुस गया। 1 घंटा हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि अजय का कोई वहम है। फिर मैं अभी बाहर जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि दीवार से एक औरत निकलकर आ रही है। बस मुझे इतना ही देखना बाकी था। फिर मैं समझ गया कि ये सब कुछ सच होता है, लेकिन इस समय अजय वाली गलती मैंने नहीं दोहराई। मैंने उसे नहीं पुकारा। मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चले जाने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तो मैं झट से वहाँ से बाहर निकलकर भाग गया। दोस्तों, हमारे पुरातत्व सर्वेक्षक बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, पर ऐसी शक्तियों का सामना एक मामूली इंसान नहीं कर सकता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया घटना है तो आप अपनी आप बीती हमसे शेयर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अगली कहानी, जो कि एक भूतिया नदी के बारे में है। ये कहानी है 1960 के दशक की, और जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस कहानी को उन्हीं बुजुर्ग के दृष्टिकोण से जानिए कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे था। राम सिंह, यही नाम है मेरा, और ये कहानी है आज से तकरीबन 60 साल से ज़्यादा पुरानी। ये कहानी मेरे और मेरे बचपन के एक दोस्त के साथ घटी थी। सुखराम और मेरा घर गांव के पास पास में ही था, और हम दोनों बचपन से एक साथ खेलते कूदते आए थे। सुखराम और मैं एक बहुत ही अच्छा भाईचारे वाला रिश्ता रखते थे। हम दोनों दोस्तों में भाइयों जैसा प्रेम था। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी, और हमारे खेत नदी के किनारे आसपास ही थे। सुखराम और मैं रोज़ अपने खेत में साथ ही जाया करते थे, और कभी कभार हम एक दूसरे की खेती में सहायता भी किया करते थे। ये गेहूं की कटाई का समय चल रहा था और हमारी फसल पक चुकी थी। मैं अपने परिवार के साथ अपने खेत में गेहूं की कटाई कर चुका था, और इसमें मेरी सहायता मेरे दोस्त सुखराम ने भी की थी। मैं और सुखराम हमेशा नदी में नहाने जाया करते थे, और ये हमारी बचपन से आदत थी। जब से हम थोड़ा बहुत समझदार हुए थे, तब से हम दोनों अपने दोस्तों के साथ नहाने जाया करते थे नदी पर। मैंने और मेरे दोस्तों ने तैरना उसी नदी से सीखा था।
हमारे खेत में फसल की कटाई होने के करीबन 5 से 7 दिन बाद सुखाराम के खेतों में भी फसल पक चुकी थी। एक शाम सुखाराम ने मेरे से इस बारे में जिक्र किया कि किसी दिन रात में उसकी फसल की कटाई में सहायता करूं उसकी। मैंने उसे आज रात से फसल की कटाई के लिए आने का बोल दिया और मैं अपने घर आ गया। ये शाम का समय था। मैंने खाना खाया और पिताजी को बताया कि आज से मुझे सुखाराम के साथ खेत में फसल की कटाई करने जाना है। पिताजी ने भी बिना कुछ ना नुकुर किए हाँ कर दी और मैं सुखाराम के घर के लिए निकल पड़ा और हम दोनों खेतों के लिए निकल पड़े। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था और एक अजीब सी खामोशी वातावरण में चारों तरफ फैली हुई थी। सुखाराम और मैं पगडंडी के सहारे सहारे सुखाराम का खेत जो नदी के पास था उसमें जा पहुँचे। 3 एकड़ के आसपास की ज़मीन में फसल की कटाई अभी बाकी थी, तो मैं और सुखाराम दोनों फसल की कटाई करने लगे। हमें करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था फसल की कटाई करते हुए और हमने एक अच्छे खासे एरिए में फसल की कटाई कर दी थी। रात का समय था तो मौसम भी थोड़ा ठंडा था, जिससे हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके हमने करीबन 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फसल की कटाई कर दी थी। मुझे चाय पीने का मन हुआ क्योंकि काम करते हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका था और खेत में काम करते हुए थकान होना भी आम बात है। मैंने सुखराम से चाय के लिए कहा तो वो खेत में बनी कोठरी यानी एक झोपड़ी जिसमें खेती के सारे सामान और चाय बनाने का सामान रखा जाता है से चाय बनाने का सामान निकाल ले आया। मैंने खेत में बने अस्थायी चूल्हे में आग जलाई और चाय का पतीला उस पर रख दिया। सुखराम खेत के दूसरी ओर किसी काम से चला गया था। मैंने हाथ मुंह धोकर चाय बनाना शुरू किया, परंतु मुझे तभी कहीं से सियारों के रोने की आवाज़ें आने लगीं और सियारों की आवाज़ के साथ साथ कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। परंतु रात में खेतों में काम करते हुए अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। जब मुझे कभी डर लगता तो मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता और आज भी जब ये आवाज़ें सुनकर मेरा मन भयभीत होने लगा तो मैं तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही बीच बीच में आवाज़ें आती रहीं और मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चाय बना ली। इतनी देर में चाय बन चुकी थी, परंतु सुखाराम अभी तक वापस नहीं आया था, तो मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई, सुखिया आजा, चाय बन गई है। तभी मुझे उत्तर में सुखाराम की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनाई दी, जिसमें भी वो व्यक्ति यही कह रहा था कि आया। मेरे मन में एक सवाल सा उठा, परंतु फिर ये सोचकर कि इतनी रात में इस सुनसान इलाके में अपने खेतों में फसल की कटाई करने कोई आया हुआ होगा हमारी तरह और उसने गलती से आवाज़ लगा दी होगी। सुखाराम भी अब तक आ चुका था और मैंने उसे चाय का ग्लास दे दिया। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीने लगे और सुखाराम ने साथ में चीलम बना ली, क्योंकि अब रात में उसके पिताजी का तो खेत में आने का सवाल ही नहीं था। मैं और सुखाराम चीलम और चाय साथ साथ पीने लगे और बातें करने लगे। तभी सुखाराम ने मुझे बताया कि मुझे आज कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अभी खेत के दूसरे हिस्से की तरफ जब मैं वहाँ गया था, मैंने भी उसे मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया और हम दोनों हंसकर फिर से चाय और चीलम में व्यस्त हो गए। चाय और चीलम खत्म करके मैं और सुखाराम वापस गेहूं की कटाई में लग गए थे, क्योंकि रात में जितनी ज़्यादा फसल की कटाई हम कर सकते थे उतना ही जल्दी फसल कटेगी, क्योंकि दिन में तो धूप के कारण पूरे दिन काम नहीं कर सकते, परंतु रात में मौसम ठंडा होने के कारण फसल की कटाई का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था। हमें काफ़ी समय हो चुका था काम करते हुए और अब हमें काम करते हुए आलस आ चुका था।
हम दोनों ने वहीं खेत में बैठकर चीलम पीना शुरू कर दिया। तारों की स्थिति देखकर समय का पता लगा कि रात के करीबन 2 बजे के आसपास का समय हो चुका था। हवाएं चल रही थीं, थोड़ी ठंडी ठंडी, जो हमारा आलस और ज़्यादा बढ़ा रही थीं। चिलम ख़त्म करके हम दोनों वापस फसल की कटाई में व्यस्त हो गए, परंतु अभी भी आलस हमारा साथ नहीं छोड़ रहा था। मैं और सुखाराम धीरे धीरे काम करते रहे, आलस के साथ भी, परंतु फिर थोड़ी देर में वापस वही हालत हो गई। आज काफ़ी समय बाद रात के समय काम कर रहे थे तो आलस आना भी लाजमी सा था, और ये बात मैं और सुखाराम दोनों ही जानते थे। सुखाराम और मैं जब आलस और नींद के आगे लाचार से होने लगे तो फिर सुखाराम ने कहा, चल यार, नदी में नहा कर आते हैं थोड़ी देर, इससे हमारा आलस भी उतर जाएगा और हम काम भी थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे। मैं और वो दोनों नदी की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर हमने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने के लिए कूद गए। रात के मौसम में इन खामोशियों में नदी का ठंडा पानी एक अलग सा सुकून दे रहा था। नदी के पानी के बहने की मधुर आवाज़ हम अपने कानों में साफ साफ सुन पा रहे थे। वैसे तो इस नदी में हम लगभग हर रोज़ ही नहाते थे, परंतु आज रात के समय में नदी में नहाना एक अलग ही मज़ा दे रहा था। मैं आज से पहले कभी रात में नदी में नहीं नहाया था। सुखाराम और मैं पानी के अंदर गोता लगाते और वापस ऊपर सतह पर आ जाते। तभी अचानक सुखाराम ने बाहर आकर कहा कि भाई, तू पानी में गोता लगाते समय मेरे पैरों को खींच क्यों रहा था? मैंने कहा, नहीं भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। सुखाराम को ऐसा लगा कि उसके पैरों को पानी के अंदर किसी ने पकड़ा। सुखाराम उसे नज़रअंदाज करके वापस पानी के अंदर गोता लगाने नदी में कूद पड़ा। वापस बाहर आकर उसने फिर वही बात कही। हम दोनों ऐसे ही पानी में थोड़ी देर तक नहाते रहे और सुखाराम ने मुझे कई बार पानी के अंदर शैतानी न करने के लिए कहा, परंतु मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। मैं वापस पानी में गोता लगाने लगा। मुझे पानी में नहाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। सुखाराम मेरे पीछे की तरफ नदी में नहा रहा था और तैरते तैरते मैं उससे थोड़ा आगे आ गया। मैं वापस दोबारा उसकी तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पास से कोई पानी में तेज़ी से तैर कर गया है, परंतु मैं चेहरा नहीं देख पाया था। मैंने देखा कि सुखाराम तो आगे नदी में तैर रहा था, फिर ये कौन था जो मेरे पास से तैरते हुए निकला? मैं भी इस सोच में पड़ गया। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी नदी के किनारे की तरफ से। तो मैंने उस ओर देखने का प्रयत्न किया कि उधर आखिर कौन है इतनी रात में जो चीख रहा है। और अभी जब हम नहाने नदी पर आ रहे थे तो हमने आसपास रास्ते में या खेतों में किसी को भी नहीं देखा। फिर ये कौन था जो इतनी ज़ोर से चीख रहा था? मेरा मन भयभीत सा हो गया था और मैं सुखाराम की तरफ जाने लगा तैरकर और ये कहने कि अब हम यहाँ से चलते हैं। परंतु तभी मैं क्या देखता हूँ कि सुखाराम तो वहाँ तैरता हुआ नहीं दिख रहा, परंतु जिस जगह वो तैर रहा था वहाँ पानी में हलचल ज़रूर है। अमावस्या की उस काली सन्नाटेदार रात में बहते पानी में हलचल खुद ही बयां हो रही थी। मैंने सुखाराम को आवाज़ लगाई कि बाहर आ जा, क्योंकि कई बार वो पानी के अंदर रुक भी जाता था। उसे तैरने का अच्छा खासा ज्ञान था और वो अपने आप को पानी में काफ़ी देर तक अंदर रख सकता था। मेरे आवाज़ लगाने के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकला तो मैंने खुद पानी में अंदर गोता लगाया और देखने की कोशिश की कि आखिर गया कहाँ सुखराम, परंतु सुखराम पानी के अंदर भी नहीं दिख रहा था। मैं अब थोड़ा सा डर गया था। मैं पानी की सतह पर आया और देखने की कोशिश की कि आखिर वो गया कहाँ। तभी मुझे मेरे से थोड़ी दूर पर पानी में हलचल दिखी। मैं उस तरफ गया तो देखा कि सुखराम था और उसे कोई दूसरी तरफ पानी के अंदर खींच रहा था। मैंने उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की।
उसको पानी से निकालने के लिए, परंतु वो चीज़ उसे पानी के अंदर खींच रही थी और मेरे से दूर लेके जाए जा रही थी। मैंने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की, परंतु कोई भी हमारी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था। मैंने सुखराम को पकड़कर खींचने की बहुत कोशिश की, परंतु वो चीज़ उसे ज़बरदस्ती कर बलपूर्वक अपनी ओर खींच कर ले जाती और अजीब सी आवाज़ निकालती। अंधेरा होने के कारण मैं उसको सही से देख तो नहीं पाया, परंतु पानी के अंदर उसके शरीर को देखकर इंसान ही लग रहा था। पानी के अंदर इतनी गति से किसी दूसरे इंसान को पकड़कर खींच कर ले जाना किसी भी गोताखोर के लिए मुश्किल है। फिर ये कौन था जो मेरे दोस्त को मेरे सामने से ले गया? पानी की सतह पर अब खून भी आने लगा था और सुखराम के छटपटाने के कारण पानी में भी हलचल हो रही थी, परंतु जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो शक्ति और सुखराम दोनों पानी के अंदर ही अंदर मेरी नज़रों से ओझल हो चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं पानी से बाहर निकला और गांव की ओर चिल्लाते हुए भागा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग उठ भी गए थे। गांव के कुछ लोग भागकर नदी की तरफ गए। गांव में हो हल्ला मच जाने से मेरे पिताजी और सुखराम के परिवार वाले भी घर से बाहर आ गए थे। मैंने सबको सुखराम के बारे में बताया तो उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। मैं भी अपने पिताजी और गांव के बाकी लोगों के साथ वापस नदी पर गया। कुछ गांव के लोग जो बहुत अच्छे गोताखोर थे, वो पानी के अंदर कूदे और देखने लगे, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सुखराम का कुछ पता नहीं चल पाया। मेरी आंखों में मेरे सबसे अजीज दोस्त की आखिरी मुलाकात बार बार एक फिल्म की तरह घूम रही थी। दूसरे दिन भी सुखराम को नदी के अंदर काफ़ी देर तक खोजा गया, परंतु आसपास के क्षेत्रों में भी सुखराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि नदी के अंदर किसी आत्मा का साया पिछले कई सालों से है। इस तरह की कई घटनाएं पहले भी गांव में हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में ये बुरी शक्तियां और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। जो भी बात हो, परंतु उस मनहूस रात के बाद कभी भी मेरा दोस्त सुखराम हमें नहीं मिला। मेरी बस आपसे यही सलाह है कि रात के अंदर किसी भी जल स्रोत में नहाने से बचें। क्या पता किस जगह कौन सी बुरी शक्ति बैठी हो। आज की आखिरी कहानी एक भूतिया जंगल की है। ये तब की बात है जब हम अपनी कॉलेज लाइफ को बड़ी ही आज़ादी के साथ जी रहे थे। कोई रोकने वाला नहीं। किसी भी लेक्चर के लिए हमें कॉलेज जाना पसंद नहीं था, तो बस घर से निकलने के बाद हम सब आज़ाद पंछी की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। हमारे ग्रुप में हम 4 दोस्त थे, सुशील, दीपेन, मनोज और प्रतीक, यानी कि मैं खुद, जो एक दूसरे के साथ अपना सारा वक्त कॉलेज के बाहर निकालते थे। किसी को भी अपनी पढ़ाई से ज़्यादा लगाव नहीं था, बस हमेशा अपनी ही मस्ती में खोए रहना हमें पसंद था। एक दिन ऐसे ही हम सब कॉलेज जाने के बहाने से मिले और घूमने निकल पड़े। इस बार कहाँ जाके मस्ती करें, ये हम सब सोच ही रहे थे कि तभी हम में से किसी ने कहा कि चलो आज हम जंगल में चलते हैं। वैसे भी किसी के पास कोई अच्छा प्लान तो था नहीं, तो सभी राजी हो गए। इस जंगल के बारे में मैंने कई बार सुना था। ये जंगल शहर से थोड़ा सा ही दूरी पर था, लेकिन फिर भी वहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे डरावने किस्से सुने थे हमने उस जंगल के बारे में। हम सबको तो हमारे घर से बहुत पहले से ही वहाँ जाने पर मना कर दिया गया था, पर हम सब तो थे ही ज़िद्दी। आज तो हम उस जंगल में जाकर ही रहेंगे। हम सब मस्ती मजाक में जंगल के पास पहुँच चुके थे। अब उसके अंदर जाके हमें देखना था कि आखिर क्यों कोई यहाँ आने से डरता है। ऐसा क्या है इस जंगल में जो घर वालों ने हमें यहाँ आने से रोका था। हम सभी काफ़ी सारे सवाल और उत्सुकता के साथ जंगल के अंदर पहुँचे। ये जंगल काफ़ी घना
और बिल्कुल किसी भूल भुलैया की तरह था। हम सभी अब उस जंगल के उस भूल भुलैया में खो से गए थे। वैसे सच कहूं तो हमने जैसा सोचा था ये जंगल उससे काफी ज्यादा सुंदर था। यहाँ पर ज्यादा किसी के न आने के कारण किसी भी प्रकार का इंसानी कचरा नहीं दिख रहा था। हम सब मानो उस जंगल की खूबसूरती में खो से गए थे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था हमें। चारों ओर पेड़, पंछियों की आवाज़, खिले हुए फूल, ये सब देखकर हमारा वक्त कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद हम एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। चल चलकर सबकी हालत खराब हो गई थी। उस पेड़ के नीचे भी हम बहुत ही सुकून महसूस कर रहे थे। हम चारों भी वहाँ के आसपास का नज़ारा देख रहे थे। बहुत ही सुकून भरा माहौल था। हमें तो पता भी नहीं चला कि कब हम सब वहीं बैठे बैठे ही सो गए। अचानक मेरी आंख खुली और मैं चौंक गया, क्योंकि अब सूरज डूब चुका था, अंधेरा छाने लगा था। हमें अब जल्द से जल्द वहाँ से निकलना ज़रूरी था। मैंने सबको उठाते हुए कहा, चलो भाइयों, बहुत लेट हो चुका, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सबने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हम सब अपने कपड़े साफ करते हुए उस पेड़ से दूर जाने लग गए। आते समय तो ये बहुत सुंदर जंगल था हमारे लिए, पर अभी बात कुछ और थी। इस सुंदर से जंगल ने मानो सूरज डूबते ही अपना रंग बदल दिया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सारे पेड़ हमारी तरफ ही देख रहे हों, वो भी गुस्से से। पंछियों की आवाज़ आना अब बंद हो चुकी थी। अब हमें कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगी थीं। हम सब एक साथ थे, इसीलिए हमें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, अरे ये जंगल तो अब थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। यहाँ आते समय कितना अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया। मेरे किसी दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। हम काफ़ी तेज़ी से मेन रोड की तरफ चल रहे थे कि तभी अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं चलते चलते रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लग गया। दीपेन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? चलते हुए अचानक रुक क्यों गया? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी अभी अभी। सुशील ने कहा, भाई वो सब छोड़, पहले यहाँ से निकल, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। उसकी ही तरह हम सबको डर का एहसास होने लगा था। इस जंगल में आना क्यों मना है, ये अभी थोड़ा थोड़ा हमें पता लग रहा था। हम सब फिर से आगे बढ़ने लग गए। मेरे कानों पे दोबारा एक आवाज़ पड़ी, भाई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्रतीक। ये सुनते ही मैं फिर से रुका और कहा, भाई कुछ है, कोई मुझे बुला रहा है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। अब ये सुनते ही सब मेरे पे गुस्सा हो गए। मनोज ने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अबे पागल, हम सब यहीं हैं तेरे साथ, तो हमें क्यों नहीं वो आवाज़ सुनाई दे रही है? और अभी इस वक्त इस जंगल में हमें ही मदद की ज़रूरत है और तू दूसरे किसी की मदद की बात कर रहा है। ऐसा कह के वो मुझे आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहने लग गए। मैंने भी सोचा कि वहाँ जो कोई भी है उसकी आवाज़ इन तीनों को क्यों नहीं आ रही है, शायद ये सभी मेरा वहम ही होगा। हम सब आगे बढ़ रहे थे बहुत ही तेज़ी के साथ कि तभी अचानक मेरे कानों में फिर से उसी आदमी की आवाज़ पड़ी और वो कह रही थी कि भाई उनकी बात मत मान, वो सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो सब के सब भूत हैं, उनसे दूर भाग जा अब भी। ये सुनकर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अरे ये क्या है? अब ये कौन है जो मुझे बोल रहा है और ये मेरे दोस्तों के बारे में ऐसे क्यों कह रहा है?
मैं पूरी तरह से अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं इतने समय से चल रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेन रोड क्यों नहीं आया। और चलते वक्त मेरे कदमों की आवाज़ तो आ रही है, पर इन तीनों के कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही। हद तो तब हुई जब मैंने देखा कि उन तीनों की परछाई भी नहीं दिख रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये सचमुच में भूत ही हैं जो मुझे मेरे दोस्तों से दूर लेके जा रहे हैं। मैं उसी क्षण उल्टी दिशा में भागने लग गया। मैं काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था, अपने दोस्तों को आवाज़ देते हुए। तभी मेरे कानों में फिर से आवाज़ आई, हम सब तो यहीं हैं और अब हम सब यहीं रहेंगे, हंसने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ। मेरे तो होश ही उड़ गए थे ये सुनकर। मैं बस एक दिशा तेज़ी से भाग रहा था और साथ ही साथ अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहा था। इतने में अचानक मैं किसी से टकरा गया। वो मनोज था, लेकिन उसे देखते ही मैं डर गया और उससे दूर भागने की तैयारी करने लग गया। उतने में मैंने देखा कि वो भी मुझे देखकर इसी तरह से डर कर भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने उसको आवाज़ लगाई, मनोज कहाँ भाग रहे हो भाई, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त प्रतीक। उतने में मैंने देखा कि सुशील सामने से भागता हुआ हमारी तरफ आया और जैसे ही हम दोनों को देखा तो वो भी डर गया। हम सब अब सिर्फ एक ही सवाल से घिरे हुए थे कि सचमुच में ये मेरा दोस्त है या फिर कोई बुरी आत्मा या कोई भूत। हमने एक दूसरे को ठीक से पहचान लिया। अब हम तीनों ही एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे थे। अब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे। अचानक सामने से दीपेन भागता हुआ हमसे आकर टकरा गया। हम समझ गए थे कि ये भी हमारी तरह उस खतरनाक हादसे से गुजर कर आया है, तो हमने बिना अपना वक्त बर्बाद किए हुए वहां से बाहर की तरफ भागने लग गए। आखिरकार हमें मेन रोड मिल ही गया। हम और तेजी से भागने लगे उस तरफ। तभी अचानक मेरा पैर एक चीज से टकराया और मैं जोर से नीचे गिरा। मैं फिर से हड़बड़ी में उठा और भागने की कोशिश करते ही मेरी नज़र उस चीज़ पर गई जिससे मैं टकरा गया था। मैं वहीं सदमे में गिर पड़ा। मनोज फिर से पीछे आया मुझे लेने के लिए, पर जब उसने भी वो मंजर देखा, वो चीज़ जिससे मैं टकराया था, उसने मुझे उठाया और कहा, चल भाई जल्दी कर, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। उतने में दीपेन ने आवाज़ दी, भाइयों जल्दी आओ, मैंने एक बस रोक रखी है, हम निकल जाएंगे यहाँ से, बस अभी जल्दी आओ। हम सब उस तरफ भागे, उस बस में जाकर बैठ गए। सबने सुकून की सांस ली। हमने बस के बाहर मुड़कर देखा तो दीपेन हमें नीचे से ही गुड बाय कर रहा था। ये देखकर सुशील शॉक्ड हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या पागलों जैसी हरकत है, ये क्यों नहीं आ रहा है बस में, रोको बस, प्लीज बस रोकिए, हमारा एक दोस्त अभी भी बाहर है। सुशील चिल्लाता रहा लेकिन बस नहीं रुकी। वो गुस्से से हमारी तरफ बढ़ा और कहने लगा, हमने उसे अकेले क्यों जाने दिया, चलो उसे लेकर आते हैं, प्लीज चलो। मैंने सुशील की तरफ देखा और कहा, भाई अभी आते समय मैं जिस चीज़ से टकरा गया था ना, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे दीपेन की लाश थी। और जंगल में जो हमें पहली आवाज़ सुनाई दी थी वो भी दीपेन ही था, जिसने हमें होश में लाया और वहाँ से भागने में हमारी मदद की। उसने ही हमारी जान बचाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।